इन्फॉर्मर जो है सिर्फ पुलिस या एजेंसीज के नहीं होते हैं। इन्फॉर्मर जो हैं वो अंडरवर्ल्ड के और क्रिमिनल गैंग्स के भी होते हैं। सच में सलाम करता हूं मैं कि उसने जिस तरीके का नेटवर्क पूरे अंडरवर्ल्ड के खिलाफ खड़ा किया था, उसके पास करीब करीब 450 से 500 लड़कों की फौज थी। टेररिज्म से रिलेटेड इन्फॉर्मेंट हुआ करता था और उसने बहुत बड़े बड़े केसेस जो हैं वो सॉल्व करवाए थे पुलिस के लिए। बाज दफा ये हुआ कि उसको जो है वो टेररिस्ट मान करके और एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने अपने इन्फॉर्मेंट्स को और अपने पुलिस ऑफिशियल्स को ऐसा पैसा बांटा है सीक्रेट फंड में से, और उनका एक खास स्टाइल था। फाइव मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक अग्रवाल और मेरे साथ हैं मेरे करीबी दोस्त असलम शेख। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे ऐसे ख्यालात होते हैं, सवालात उठते हैं कि आखिर अंडरवर्ल्ड की दुनिया कैसी है, अपराध जगत कैसा है, और उनके सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं। तो हम लाए हैं आपको ऐसे ही सवालों के जवाब आपके लिए। विवेक भाई, ये जो आपके 35 साल का जो क्राइम जर्नलिस्टिक जो आपका एक्सपीरियंस है, उसमें आपको सबसे ज्यादा मदद किन लोगों से मिली? देखिए, निश्चित तौर पर जो क्राइम और इन्वेस्टिगेशन की दुनिया है, जो इसमें काम किया जाता है और जिस तरीके से ऑपरेशंस हम लोग करते हैं, वो बहुत कुछ तो गोपनीय होते हैं। हम दुनिया को ये बताते नहीं कि हम किस तरीके से काम करते हैं। लेकिन आज का वक्त ऐसा है कि लोगों के पास में इतना डिफरेंट मीडिया से ये बातें पहुंच चुकी हैं कि अब उसे छुपा कर रखने का फायदा नहीं है। और मेरी भी जिंदगी हमेशा से खुली किताब रही है। मैंने अपनी बातें जो हैं न केवल लोगों के साथ में साझा की हैं, बांटी हैं, उन शेयर की हैं, बल्कि अपनी जो नई पीढ़ी घड़ी है मैंने उसे गढ़ने के लिए मैंने अपने ही सोर्सेज जो हैं वो अपनी नई पीढ़ी को भी दिए। आगे भी जितनी भी पीढ़ियां हमने बनाई, पत्रकारों की, खास तौर से खोजी पत्रकार और क्राइम रिपोर्टर्स, मैं बताना चाहूंगा कि एक क्राइम रिपोर्टर या एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर के वेरियस टीयर पे या स्तरों के ऊपर उनके सोर्सेस होते हैं या उनके संपर्क सूत्र होते हैं। उनमें एजेंसीज के ऑफिसर्स भी होते हैं, कॉमन मैन भी होते हैं, और मुखबिर, खबरी, जीरो नंबर या पुलिस मित्र भी होते हैं। इसके अलावा एक और दुनिया है जिसे हम कहते हैं गर्म गोश्त की मंडी, यानी आपके जो आसपास रेड लाइट एरियाज होते हैं उनमें काम करने वाली वेश्याएं, गणिकाएं, और उनके अलावा आजकल जो एस्कॉर्ट सर्विस चल रही है या जिन्हें कॉल गर्ल्स कहा जाता था पहले, इनके अलावा मुंबई में खास तौर से जो है डांस बार की जो लड़कियां होती थीं जिनको बार गर्ल्स कहा जाता है, वो भी बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती रही हैं, आज भी हैं। मैं जो है मूल रूप से मेरा जो बहुत बड़ा नेटवर्क था वो था खबरियों का, और साथ ही साथ में ये लड़कियों का जो कि शबी वर्ल्ड में काम किया करती हैं। और आपको ये बता दूं कि ये जो डांस बार में लड़कियां काम करती हैं या वेश्याएं काम करती हैं, ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ देह जीवाएं हैं, ये सिर्फ अपना शरीर ही बेचती हैं। ये लोग भी मुखबिर होती हैं, और इनकी मुखबिरी जो है वो आम दुनिया में पाए जाने वाले हमारे जो इन्फॉर्मेंट्स या मुखबिर होते हैं उनके मुकाबले में ये बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट इन्फॉर्मेंट्स होती हैं। ऐसी है? बिल्कुल। इनकी जो इंफॉर्मेशन निकालने की क्षमताएं और ताकत होती हैं, और इनकी जो इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करने की या पहुंचाने की जो क्षमता और ताकत होती है, वो एक आम मुखबिर के मुकाबले में बहुत बड़ी होती है। ये जो चीज है ये कोई नई फिनोमेना नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। ये आज से आपको 1000 साल पहले भी मिलेगी। गणिकाएं जो थीं या वैश्याएं जो थीं समाज में, वो सूचनाएं निकाल करके और राजाओं के दरबारों तक, उनके सेनापतियों तक सूचना पहुंचाने की एक बहुत महत्वपूर्ण सोर्स पहले भी हुआ करती थी। और खबरी या मुखबिर जो होते हैं वो उस वक्त भी हुआ करते थे। तो ये जो धारा है ये आज तक चली आ रही है, और मुझे जो सबसे ज्यादा सहयोग मिला है वो इन्फॉर्मर्स से मिला है। और इन्फॉर्मर्स के अलावा ये जो दूसरा सेक्टर मैंने बताया आपको, वॉक्स ऑफ लाइफ का, हमारे वैश्याओं का या गणिकाओं का, उसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। आज हम जो है मूल रूप से मुखबिरों के ऊपर ही ज्यादा फोकस करते हैं। तो आप ये कहते हैं कि ये मुखबिरों का जो सिलसिला है बहुत पुराना है, इनको जीरो नंबर क्यों कहा जाता है? देखिए, जीरो नंबर जो है वो असल में मुंबई में, या कहना चाहिए कि महाराष्ट्र में, इनके लिए एक कोड
जो है पुलिस ने जनरेट किया है हम्म, कि भाई वो जीरो नंबर है, ऐसा अगर कहा जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो बंदा इन्फॉर्मर है। तो वो जो चीज थी वो आज से करीब 30-40 साल पहले जीरो नंबर नाम इसलिए दिया था कि अंडरवर्ल्ड के लोगों को पता ना चले या बाहर की दुनिया को पता ना चले कि वो जो पुलिस ऑफिसर्स है वो किसी अंडरवर्ल्ड के अंदर पैठ बनाए हुए किसी इंफॉर्मेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो उसके लिए ये जीरो नंबर जो है नाम उनको मिला। अब जीरो नंबर के अलावा भी बहुत सारे नाम हैं। अब मैं जैसे एक बहुत ही सीनियर पुलिस ऑफिशियल हैं जो कि अब रिटायर हो चुके हैं, डीजी होमगार्ड्स होकर के वो रिटायर हुए, जिनका नाम राकेश मारिया है। राकेश मारिया की एक बहुत अच्छी आदत जो है वो मैं जानता हूं, और आज पहली दफा हम सबके बीच में इस चीज को उजागर भी करने जा रहे हैं। राकेश मारिया की जो फोन बुक है, उस फोन बुक में यदि आप उनके इन्फॉर्मर्स के नाम देखेंगे या नंबर देखेंगे तो आप हमेशा ताज्जुब में पड़ जाएंगे। जो उनके इन्फॉर्मर्स हैं उनके असली नाम कभी भी उस फोन बुक में नहीं मिलेंगे। और अगर कोई मुस्लिम इन्फॉर्मर है तो उसका हिंदू नाम होगा, हिंदू इन्फॉर्मर है तो उसका मुस्लिम नाम होगा या क्रिश्चियन नाम होगा। ये जो उन्होंने कोडिंग जिस तरीके से की थी, वो कोडिंग अपने आप में कमाल की थी। उसकी वजह से उनके किसी भी आदमी के बारे में यदि कोई दाएं बाएं आसपास से उनका फोन भी कोई चेक कर रहा है, देख रहा है, तो उसको सही नाम कभी पता नहीं चलेगा। अगर कोई टेलीस्कोपिक वॉच रखे हुए है और वो फोन पे जैसे ही कोई नाम नंबर उभरा और उन्होंने वो बात करनी शुरू की, तो वो नाम जो है अगर किसी ने देखा तो वो नाम उसको मैच नहीं करेगा। तो इस तरीके से अपने जो इन्फॉर्मर्स होते हैं उनको कोड नेम या कोडिंग करके भी रखा जाता है और उनको दिया जाता है। ये जीरो नंबर भी उसी का एक सफल उदाहरण है। ओके, तो ये जो मुखबिर हैं ये समाज के किस हिस्से से आते हैं, ये कौन लोग हैं, कैसे बनते हैं ये, और क्यों बनते हैं? ये है ना बहुत ही वाइड क्वेश्चन है, बहुत ही बड़ा सवाल है। देखिए इसमें ना एक ऐसी सिलसिला है कि जो समाज का हमारा जो तबका है उसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी कारण से इन्फॉर्मेंट बन जाता है। इन्फॉर्मर होना कोई बुरी बात तो है नहीं, वो समाज के भले के लिए, राष्ट्र के भले के लिए, इंसानियत की भलाई के लिए लोग जो है इन्फॉर्मर बनते हैं। अब इन्फॉर्मर होने के अपने कुछ अलग अलग रीजंस होते हैं, कुछ या मैं कहूं कि उनकी क्लासिफिकेशन या कैटेगरीज हैं। एक होता है प्रोफेशनल इन्फॉर्मर जो पैसों के लिए काम करता है, उसका काम ही सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, एजेंसीज को देना है, या उसका काम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है और अपने अंडरवर्ल्ड बॉस तक पहुंचाना है। आपको ये बता दूं कि इन्फॉर्मर जो है सिर्फ पुलिस या एजेंसीज के नहीं होते हैं। इन्फॉर्मर जो हैं वो अंडरवर्ल्ड के और क्रिमिनल गैंग्स के भी होते हैं। जो सिंडिकेटेड गैंग्स हैं या बड़े सिंडिकेट्स होते हैं उनकी भी अपनी टीम ऑफ इन्फॉर्मर्स होती है। तो ये एक अलग पूरा का पूरा सेगमेंट है या मुद्दा है। तो इसमें एक वो होते हैं जो कि इन्फॉर्मर पैसे लेकर के काम करते हैं, जिनको कि हम पेशेवर खबरी या मुखबिर बोलते हैं। दूसरे ऐसे होते हैं जो कि किसी एक्टिविटी के कारण वो इन्फॉर्मेशन देने में आ गए। अभी जैसे एक एक्स पर्सन है, उसको कोई गड़बड़ पता चलती है, कोई समाज में तकलीफ उसको दिखाई देने लगती है, तो वो उसकी सूचना जो है पुलिस तक या एजेंसीज तक पहुंचाता है। तो वो जो है स्पॉन्टेनियस एक इंफॉर्मेशन देने वाला एक सेगमेंट होता है। दूसरा एक सेगमेंट होता है जो कि समाज में या राष्ट्र के खिलाफ जो गतिविधियां चल रही हैं, तो वो देशभक्ति की भावना से या मानवता की भावना से ओतप्रोत व्यक्ति होता है, जो कि इस तरह की इंफॉर्मेशन दे करके अपने समाज, अपने देश, अपने प्रांत, अपने नगर को बचाना चाहता है, या किसी व्यक्ति विशेष को आने वाली तकलीफ या समस्या से को सुलझाना चाहता है। तो वो इस तरह की जो एक्टिविटी है वो करने वाला ये तीसरे किस्म का सा होता है। चौथा होता है विक्टिम इन्फॉर्मर। विक्टिम इन्फॉर्मर वो होता है कि किसी गैंग ने किसी बंदे के साथ में कुछ किया और उससे रिवेंज लेने के लिए उसने एजेंसीज को जो है इंफॉर्मेशन दी, तो वो हो गया एक चौथे किस्म का सा इन्फॉर्मेंट। कुछ और भी तरह के से लोग होते हैं जो कि इंफॉर्मेशन देने के लिए किसी न किसी कारण से सामने आ जाते हैं। तो ऐसे 4-5 तरह के ये इन्फॉर्मेंट्स हमें दिखाई देते हैं। जो मैं इतने समय से जो मैं काम कर रहा हूं, इनमें से लगभग हर तरह के इन्फॉर्मर्स से मेरा पाला पड़ा है। सबसे ज्यादा तो मैंने काम किया है वो ऐसे ही इन्फॉर्मर्स के साथ काम किया है जो पेशेवर इन्फॉर्मर हैं।
एक बात जरूर है कि जो पेशेवर इन्फॉर्मर है वो पुलिस या अंडरवर्ल्ड के लिए जब काम करता है तो वो पैसों के लिए करता है, लेकिन वही इन्फॉर्मर जब हमारे साथ काम करता है तो उसका जो वैचारिक स्तर है या उसके जो काम करने की इच्छा शक्ति है उसमें फर्क आ जाता है। वो हमसे पैसों की उम्मीद नहीं करता, हम्म। वो या तो हमारे से मित्रता की उम्मीद करता है, कभी वो किसी परेशानी में फंसे तो हमसे सहायता की उम्मीद करता है, या वो ये चाहता है कि किसी इंफॉर्मेशन के ऊपर कोई पुलिस ऑफिसर या इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग ऑपरेट नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे, या उनको सही रिजल्ट नहीं मिल रहा है, वो इंफॉर्मेशन हमें देख करके हमारे जरिए अखबार में या न्यूज चैनल में प्रकाशित करके और उसका वो सामने ला करके उसके जरिए वो दबाव डाल करके और वो एजेंसीज को काम करने के लिए दबाव डालता है। ऐसे कई चीजें जो हैं वो इन्फॉर्मर्स प्रोफेशनल या जो एमेच्योर हैं वो लोग हमारे साथ में इसीलिए जुड़ करके काम करते हैं। मेरे पास जो है वो बड़ी मात्रा में बहुत सारे इन्फॉर्मर्स रहे, चाहे वो अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड इन्फॉर्मर हों, एजेंसीज से रिलेटेड इन्फॉर्मर हों, या और दिगर क्षेत्रों से जुड़े हुए इन्फॉर्मर हों। और इन लोगों की मदद से पिछले 35 सालों में 30 सालों में जो विवेक अग्रवाल बना, विवेक अग्रवाल वो इन लोगों की बदौलत बना। मैं अपने आप में कोई बहुत मैंने बड़ा महान काम नहीं किया। अगर ये लोग मेरी जिंदगी में नहीं होते, मेरे पेशेवर कामकाज के दिनों में नहीं होते, तो शायद मैं अब तक जो 30-35 किताबें लिख चुका हूं, या मैंने इतने सालों तक हजारों जो खबरें लिखी हैं, या मैंने जो बड़े बड़े भंडाफोड़ किए हैं, स्कैम्स खोले हैं, या अंडरवर्ल्ड के बारे में या टेररिज्म के बारे में जो हम लोगों ने काम किया है, वो मैं फिर शायद नहीं कर पाता। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं इन पूरे के पूरे जो इन्फॉर्मेंट्स हैं या मुखबिर हैं उन सब के लिए। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो इन्फॉर्मर्स होते हैं उनके प्रति मेरे मन में जो है एक अलग किस्म की धारणा है, उनके लिए मेरे हृदय में जो है एक अलग सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि ये लोग जान जोखिम में डाल करके जो काम करते हैं, उतनी जान जोखिम में डाल करके तो हमारे जो जासूस हैं या हमारी जो मिलिट्री या डिफेंस सिस्टम के लोग हैं, या कहना चाहिए कि हमारे पुलिस के ऑफिसर्स हैं, लोग हैं, वो लोग भी उतनी जान जोखिम में नहीं डालते हैं, क्योंकि उनके पास तो एक सिस्टमेटिक पूरा का पूरा व्यवस्था है, उनको कानून के तहत सुरक्षा मिली है। इन्फॉर्मर्स को कोई कानून के तहत सुरक्षा नहीं मिली होती है, वो बहुत वर्नेबल होते हैं, बहुत ज्यादा। उनको चुटकियों में मार गिराया जा सकता है और उनके पीछे रोने वाला फिर कोई नहीं रहता है। ये एक बहुत बड़ी दुखद चीज है। तो आप ये कहना चाहते हैं इट्स अ वेरी डेंजरस जॉब? बिल्कुल है। सो ऐसे कोई इंसिडेंट्स हुए हैं आपके लाइफ में, आपको पता चला है कि कुछ मुखबिरों ने अपनी जान गंवाई है या उनको जान से हाथ धोना पड़ा है अपने काम के चलते? दर्जनों हैं ऐसे, मैं किस किस के बारे में बताऊं। और मैं सच कहूं तो मेरा मन बहुत आक्रांत होता है, मैं बहुत दुखी होता हूं। मेरे अंदर जो है एक किस्म का गुस्सा और क्षोभ भी उस वक्त उभरता है जब मुझे याद आता है कि इस तरीके से हमारे जो हैं बहुत ही कारगर समाज को, दुनिया को, एजेंसीज को फायदा पहुंचाने वाले लोगों की हम सहायता या सुरक्षा नहीं कर पाते हैं। तो सलीम नाम का एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मर हुआ करता था, और एक वक्त में उसने जो है बॉम्बे अंडरवर्ल्ड के लोगों के खिलाफ, खासतौर से दाऊद गैंग के खिलाफ बहुत इन्फॉर्मेशन लीड आउट की थी मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को और पुलिस ऑफिशियल्स को। और एक दफा जो है वो उसको काफी थ्रेट थी और उसको मारने के लिए डी कंपनी जो है वो लंबे समय से कोशिशें कर रही थी। उससे पहले तो बहुत पैसे वैसे की और इन सब चीजों की लालच दिए, लेकिन वो माना नहीं था और वो अपना काम बदस्तूर करता रहा। एक दिन वो अपनी पत्नी को बाइक पे बैठा करके और जो डोंगरी के आसपास के जो रास्ते हैं, जेजे फ्लाईओवर के पास वाला रास्ता, उस समय में जेजे फ्लाईओवर बना नहीं था, तो वो वहां से गुजर रहा था और उसी समय में पानी के एक टैंकर ने आकर के उसको कुचल दिया। और इस हादसे में जो है वो सलीम की और उसकी पत्नी की दोनों की स्पॉट पे ही डेथ हो गई थी। दूसरा एक किस्सा जो है वो इरफान चिंदी का है। इरफान चिंदी जो है वो हिंदुस्तान के, अगर मैं कहूं तो टॉप 5 अगर इन्फॉर्मेंट्स की अगर मैं बात करूं तो शायद ये पहले या दूसरे नंबर पे आएगा। अच्छा। इस बंदे को सच में सलाम करता हूं मैं कि उसने जिस तरीके का नेटवर्क पूरे अंडरवर्ल्ड के खिलाफ खड़ा किया था। उसके पास करीब करीब 450 से 500 लड़कों की फौज थी जो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन गैदरिंग का काम उसके लिए करती थी, और इरफान चिंदी जो है ये इंफॉर्मेशन पुलिस को पहुंचाया करता था।
इरफान चिंदी जो है उसकी इस कदर बेरहमी से हत्या हुई है कि वो बताया नहीं जा सकता। वो बाइक बस खड़ी करके और अपनी बिल्डिंग के बाहरी हिस्से में जब पहुंचे, बाहरी हिस्सा यानी अहाता नहीं, जहां पर लिफ्ट होती है या सीढ़ियां होती हैं, उस जगह पे पहुंचे, उसी समय में उन्हें 2-3 लोगों ने आकर के घेर लिया और उन पर चॉपर और तलवारों से हमला किया ओह, और तकरीबन तकरीबन 150 वार किए, 150 वार। और मतलब पूरा का पूरी वो जमीन जो थी सिर्फ उनके खून से रंग गई थी। जिसको कहते हैं ना कि जमीन खून से रंग जाना, वो वहां पर कहावत या मुहावरा नहीं, वो सत्य में दिखाई दे रही थी। और इतना ही नहीं बल्कि वहां पर उनको चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन बचाने वाला कोई नहीं आ पाया। ये जो हत्या हुई थी, ये हत्या छोटे मियाँ जो नाम का एक बहुत बड़ा दाऊद इब्राहिम गैंग का कहना चाहिए कि सिपह सालार था, उसने वो पूरे का पूरा मुंबई का जो जितना सट्टा मटके का काम है वो उसके लिए संभाला करता था, डी कंपनी के लिए। तो उसका और उसके एक आदमी का मर्डर जो है सरेआम उसी के इलाके में घुस करके दो असाइलेंट्स ने, दो शूटर ने कर दिया था। उन लोगों को ये लगा कि ये जो मर्डर हुआ है, इस मर्डर के पीछे इरफान चिंदी है और उसके रिटेलिएशन में इन लोगों ने इरफान चिंदी की हत्या की थी। इस हत्या के बाद में जो है वो बहुत बवाल खड़ा हुआ था। तमाम जो है इन्फॉर्मेंट्स ने मुंबई पुलिस की आलोचना की थी, बाकायदा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके और उसमें खुलेआम जो है पुलिस को इनएक्टिव होने का, इनएफिशिएंट होने को लेकर के और बहुत लानत मलामत की थी। मैं भी उन लोगों के साथ में उस दिन वहां मौजूद था, उनका पूरा परिवार हमारे सामने मौजूद था, हमने वो पूरी खबर भी दिखाई थी। इस तरह के से जो इंसिडेंसेस हैं वो बहुत सारे हो गुजरे हैं। मैं आज का नहीं बल्कि थोड़ा और बैक डेटेड आपको एक किस्सा बताना चाहूंगा कि राकेश नाम का एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मर था, लेकिन वो कस्टम्स के लिए काम किया करता था और दाऊद इब्राहिम और उसका जो गैंग था वो गोल्ड स्मगलिंग में बहुत उस दौर में काम किया करते थे। 60s 70s के दौर की बात बता रहा हूँ। तो वो और उनका एक सहयोगी जो है, उसका मैं अब नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो अभी भी एक्टिव हैं और बहुत सारा काम कर रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ में, आज भी वो जुड़े हुए हैं। और मतलब उन्होंने काफी काम कस्टम्स के लिए किया है और आईबी रॉ के लिए भी काम करते रहे हैं और इस वक्त वो इंटरपोल से भी कनेक्टेड हैं और एफबीआई और सीआईए जैसी एजेंसीज के साथ में भी कनेक्टेड हैं। तो राकेश जो है वो बहुत ही कहना चाहिए कि डेयर डेविल बंदा था और बहुत ही खुलेआम ये सब करने कराने वाला व्यक्ति था। और उसकी जो दबंगई थी या जो उसको कहना चाहिए कि एक किस्म का दुस्साहस उस व्यक्ति में भरा हुआ था। वो खुलेआम ये बात बोलता भी था कि मैंने करवा दिया, जो बिगाड़ते बने बिगाड़ लो। ओके। इस तरीके का दुस्साहस उसके अंदर था। और उसका जो साथी था, उसका जो पार्टनर था, वो हमेशा उसे समझाता था कि भाई ये सब चीजें मत बोला कर, अपना काम करते हैं करें और बाहर निकल जाएं। लेकिन वो मानता नहीं था। उसे मुझे याद है अच्छी तरह से कि उसके ऊपर जो खतरे आयत थे उसके कारण मुंबई पुलिस ने उसको ऑफिशियली लाइसेंस दिया था ताकि वो अपने लिए पिस्टल रख सके और वो पिस्टल रखता भी था। लेकिन कहा जाता है ना कि जब मौत आती है तब कोई भी सुरक्षा जो व्यवस्था है, कोई भी जो चीजें हैं वो काम नहीं आती हैं। एक दिन उसे घेर करके और उसे जो है वो दाऊद गैंग के लोगों ने गोलियों से भून दिया। और उस हत्याकांड के बाद में जो है कस्टम्स के जो अच्छे नामी आपके इन्फॉर्मेंट्स थे, उनके बीच में भय की लहर दौड़ गई थी और काफी समय तक जो है वो एक लुल आ गया था, एक पॉज आ गया था इन्फॉर्मेंट्स की तरफ से इंफॉर्मेशन देने में। लेकिन बाद में धीरे धीरे लोग उभर गए, सारे इन्फॉर्मर उभर गए और उन्होंने काफी काम भी किया। तो मुखबिर सिर्फ अंडरवर्ल्ड के लिए जो काम करते हैं पुलिस इन्फॉर्मर्स बोलकर, या इसके अलावा भी जैसे आपने कहा कि कोई विदेशी जो हमारी एजेंसीज हैं, देश की एजेंसीज है, सुरक्षा एजेंसीज है, उनके लिए भी काम होता है? जैसे मैंने कहीं सुना था कि ओसामा बिन लादेन के लिए भी किसी ने तो कुछ इन्फॉर्मेशन पास की थी, तो वो भी मुखबिर होते हैं? निश्चित तौर पे आपको ये जान करके हैरानी नहीं होनी चाहिए कि अमेरिका जो है उसने ओसामा बिन लादेन के हेड पर कितना बड़ा रिवॉर्ड घोषित किया था। इट वाज 5 मिलियन। ओह, और मजेदार बात यह है कि हमारा और देश, ये हम डॉलर्स की बात कर रहे जी हम डॉलर्स की बात कर रहे हैं, 5 मिलियन डॉलर्स। और जब हम हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा डॉन है दाऊद इब्राहिम, उसके ऊपर
पिछले साल जो इनाम की रकम घोषित हुई है वो इतनी बड़ी है कि शायद इस कमरे में नहीं समाये। 5 लाख रुपए। ओके। 5 लाख रुपए जैसी हकीर सी रकम हमारा देश जो है वो दाऊद इब्राहिम के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए अनाउंस करता है। आप सोच सकते हैं तो कि मजाक कितना है। बड़ा फर्क है, कि कैसा मजाक है। हुआ ऐसा था कि पाकिस्तान का एक प्रोफेशनल प्रैक्टिसिंग डॉक्टर को ये इंफॉर्मेशन मिल गई थी कि कहां पर उसामा बिन लादेन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रह रहा है, और सीआईए और एफबीआई ने मिल करके उसे कल्टीवेट कर लिया था। ओके। और उसको जो है किसी तरीके से उस घर में एंटर करवाया था और उसने पूरी इंफॉर्मेशन ला करके इन्हें दी थी। लेकिन सीआईए और एफबीआई की इस इंफॉर्मेशन को आने के बाद में भी, डिसेमिनेट हो जाने के बाद में भी, होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट जो है यूएसए का, उसने तुरंत एक्शन नहीं लिया। उन्होंने तकरीबन तकरीबन 3 से 5 साल इंतजार किया। इस बीच में उन्होंने ओसामा बिन लादेन के जितने भी सेकंड एंड थर्ड रैंक के वो लोग थे जो कि ओसामा बिन लादेन की जगह ले सकते थे, पहले उन्हें एलिमिनेट किया। फिर जब उन्हें लग गया कि अब जो है अल कायदा को संभालने वाला उसका वारिस कोई नहीं बचा, तब जाकर के उन्होंने एक रात जो है 2 चॉपर भेजे जिसमें नेवी सील्स मौजूद थे। उन्होंने उस बंगले के ऊपर चार्ज किया, यानी कि उस पर रेड की, छापा मारा और वहां मौजूद स्त्रियों और बच्चों को पूरी तरीके से एक तरफ कर दिया। सिर्फ उनका टारगेट जो है उसामा बिन लादेन था, उसे मारा। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियोग्राफी हुई है। हर सोल्जर के हेलमेट पर, हेड पर एक कैमरा लगा हुआ था। उस कैमरे से पूरे पूरे इंसिडेंट्स की वीडियोग्राफी हुई। और जब ये वीडियोग्राफी और एक्शन चल रहा था, उसी समय व्हाइट हाउस का जो वॉर रूम है उसमें बैठ करके उनकी पूरी सिक्योरिटी काउंसिल के लोग, इनफैक्ट प्रेसिडेंट खुद, सामने बैठ करके एक्शन देख रहे थे। ओके। और ये काम संभव हुआ था तो सिर्फ एक इन्फॉर्मर के कारण। ओह, अगर वो इन्फॉर्मर नहीं होता, ओसामा बिन लादेन नहीं मरता। ओसामा बिन लादेन नहीं मरता, पूरे विश्व के लिए और खास तौर से जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिकन कंट्रीज हैं, उनके लिए संकट बना रहता। तो ये एक इन्फॉर्मर था जिसकी इतनी डेयर डेविल एक्ट के कारण उसने मतलब एक इतने बड़े संकट को मानवता से दूर करवाया। लेकिन इसके साथ में एक अफसोसनाक घटना और जुड़ी हुई है। वो जो डॉक्टर है उसकी असली शिनाख्त, उसकी पहचान जो है वो उजागर हो गई। आईएसआई के लोगों ने महज 2 से 3 दिन के अंदर उस आदमी को पहचान लिया कि वो कौन है, वो डॉक्टर कौन है, और उसको देशद्रोह का मामला बना करके उसे जेल में डाल दिया। और आज वो पाकिस्तान की जेल की सलाखों के पीछे एड़ियां रगड़ रहा है, बहुत कष्ट में है। ये एक बहुत गलत प्रेसिडेंस आ गया कि अमेरिका ने उस इन्फॉर्मेंट को इस्तेमाल तो किया, लेकिन इस एक्ट के पहले उसको उस लोकेशन से हटा करके किसी दूसरी जगह पे रिलोकेट करने की या इवैक्यूएट करवाने की उन लोगों ने प्रोसीजर नहीं की। ये अपने आप में एक बहुत गलत चीज है। मेरे हिसाब से मैं बहुत स्ट्रांगली इस चीज को बिलीव करता हूं कि यदि इतना बड़ा कोई ऑपरेशन किया जा रहा है और आपको पता है कि हमारा जो इन्फॉर्मेंट है उसके लिए फ्यूचर में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं या फैमिली के लिए, तो उनको सबको उस एरिया से रिलोकेट जरूर करना चाहिए, जो कि इस केस में नहीं हुआ। ये होना चाहिए था। विवेक भाई, क्या मुखबिरों को या इन्फॉर्मर्स को लेके मुंबई पुलिस में कुछ तनातनी थी या कुछ प्रॉब्लम्स हुआ करते हैं? एक वक्त ऐसा आया था मुंबई पुलिस में जब ये कहना चाहिए कि मुंबई पुलिस बुरी तरीके से अंडरवर्ल्ड के पीछे पड़ी हुई थी और ये साफ निर्देश दिए गए थे कि किसी भी हालत में जो है अंडरवर्ल्ड को अब मुंबई से पूरी तरीके से खत्म कर देना है, एलिमिनेट कर देना है। और ये एक अच्छी चीज हुई थी क्योंकि यहाँ का जो व्यापारी वर्ग है खास तौर से वो बहुत बुरी तरीके से आहत हो चुका था और कई ऐसी हत्याएं हो चुकी थी उसके पहले। जैसे खटाऊ मिल के जो मालिक थे सुनीत खटाऊ, उनकी हत्या हुई थी। रूपम के मालिक जो हैं उनका मर्डर हो गया था दिन दहाड़े। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए थे बड़े बड़े। कोई जो है वो गैंग्स की राइवलरी के चक्कर में हुआ था। कुछ मर्डर्स जो हैं वो हफ्ता वसूली को लेकर हुए थे। अब जैसे सुनीत खटाऊ की जो हत्या है वो गैंग राइवलरी और हफ्ता वसूली दोनों उसके पीछे थी। तो इस तरीके के जो बड़े बड़े केसेस चल रहे थे उन केसेस में उनको सॉल्व करवाने में, आरोपियों को पकड़वाने में बहुत बड़ा रोल जो है वो उस वक्त के मुखबिरों की फौज कर रही थी, खबरी कर रहे थे।
और हो ये रहा था कि मुंबई पुलिस के ऑफिसर्स के अपने अपने सेट ऑफ इन्फॉर्मेंट्स थे। हम्म, कुछ इन्फॉर्मर ऐसे थे जो कि फ्रीलांसर थे और पूरी तरीके से जिस एरिया में जो भी क्राइम हुआ उसके ऑफिसर्स को वहां के जो डीसीपी हैं, एसीपी हैं या सीनियर पीआई हैं या वहां की जो क्राइम यूनिट है उसको इन्फॉर्मेशन दिया करते थे और उनसे फिर जो उनको इनाम मिल जाए या जो उनको फायदा हो जाए वो होता था। हम्म, बाज दफा जब ये चीजें बहुत बढ़ गई और ये जो बैच 83 हम कहते हैं, आपके जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की जिसमें 13 पुलिस अफसरों के नाम आते हैं, उनके बीच में आपस में बड़ी जबरदस्त मारकाट मच गई। ओके। और वो लोग जो है इस चीज के पीछे पड़ गए कि किसका नंबर ज्यादा होता है। अच्छा तूने 70 कर लिया ना, मैं देख 75 करता हूँ। अच्छा तूने 100 कर लिया ना, मैं 105 करता हूँ। मतलब उस तरीके की लड़ाई उनके बीच में छिड़ी हुई थी। और इस लड़ाई में, इस वर्चस्व की लड़ाई में, या कहना चाहिए आगे बढ़ जाने की होड़ में, इन लोगों ने जो है इन्फॉर्मेंट्स को भी अपने कब्जे में लेना शुरू किया। उनको अपने साथ मिलाने के लिए भी एक किस्म की सी लड़ाई झगड़ा फसाद जो है वो शुरू हुआ विद इन द पुलिस। और हम इसीलिए उस दौर में ये जो मारकाट मची हुई थी, ये जो छीनम झपटी मनी मची हुई थी, ये जो जूतम पैजार आपस में मची हुई थी, हम उसको इसीलिए कहते थे खाकी गैंग वॉर। ओह, मतलब वो, आपकी एक किताब है खाकी गैंग वॉर। हाँ, वो ऑलमोस्ट मतलब उसी सब्जेक्ट के आसपास की कहानी है। ओके। उसमें मुंबई पुलिस के अंदर मचे हुए करप्शन और उसमें जो गैंग वॉर है, उनका आपस में मारकाट है, उन चीजों को और उसको कैसे क्लीन अप किया जाता है, उस बारे में वो किताब है खाकी गैंग वॉर। तो खाकी गैंग वॉर उस समय में बड़े चरम पर था। लेकिन जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, जो और लोग हैं, यहाँ तक कि पत्रकार भी हमारे जैसे, हम उस चीज को नजरअंदाज करके चल रहे थे, इग्नोर कर रहे थे। उसका कारण ये था कि भले ही ये लोग वल्चर्स हैं, गिद्ध हैं, लेकिन समाज की तो सफाई कर रहे हैं। जैसे गिद्ध का काम क्या है, मरे हुए जानवरों को खा करके और बिल्कुल एनवायरनमेंट को क्लीन करना। बिल्कुल। वैसे ही ये लोग जो हैं, ये समाज के बुरे जो चीजें हैं उनको साफ करने वाले ये लोग वल्चर्स थे। तो इसलिए हम लोग शांत रहते थे। अब उसमें ये हुआ कि जब इन लोगों की आपस में ये मारकाट शुरू हुई तो उसमें फलाने व्यक्ति ने इंफॉर्मेशन उधर क्यों दी, मुझे देना मांगता था, वो वाला झगड़ा शुरू हुआ। एक बड़ा ही अच्छा इन्फॉर्मर हुआ करता था, वो भी पठानवाड़ी में रहा करता था और उसके पास में करीब करीब 400-500 लड़कों की ही बड़ी अच्छी टीम थी। और मैंने तो उसका वो जलवा देखा है कि जब वो निकलता था तो उसके आगे एक पायलट कार होती थी, उसके पीछे 2 गाड़ियां होती थी जिसमें उसके मतलब टीम के लड़के बच्चे भरे हुए होते थे ताकि वो उसको सेफ गार्ड कर सकें। अच्छा। और उसको अंडरवर्ल्ड से काफी थ्रेट वगैरह भी होती थी। ओके। उसने बहुत महीनों तक फील्डिंग करके और एक पर्टिकुलर ऑफिसर के लिए जो ऐसे ही एक कहना चाहिए कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट था, उसके लिए जो है सुरेश मंचेकर को खोज निकाला। ओके। और सुरेश मंचेकर को असल में वो खोज रहा था, उसी दरमियान जो है मुंबई पुलिस के एक बहुत ही खांटी, बहुत ही दुस्साहसी जो है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट को सूचना मिल गई थी। उन्होंने इस इन्फॉर्मर को बुलाया, बोले कि वो खोपड़ी मुझे दे। ये लोगों के बीच में खोपड़ी शब्द चला करता था। एनकाउंटर के लिए जिस व्यक्ति को उठाना है और एनकाउंटर करना है, उसके लिए ये लोग कोडवर्ड खोपड़ी यूज किया करते थे। तो इन लोगों इसने लड़के ने मना कर दिया कि नहीं सर, मैं आपको नहीं दे सकता, मैं फलाने साहब के लिए काम कर रहा हूं। अच्छा। तो बोले तेरे को कितना बोला वो, मैं उससे ज्यादा देगा, तू मेरे लिए काम कर। इसने कहा नहीं साहब, साल भर से हम मेहनत कर रहे हैं, अभी उनका बहुत काम आगे बढ़ गया है, मैं आपको नहीं देगा। अल्टीमेटली ये हुआ कि उस पर्टिकुलर ऑफिसर ने सुरेश वंचेकर को उठाया, ला करके उसको जो है एनकाउंटर किया, ये वो सब किया, वो जो भी घटना होनी थी वो हो गई। ये जो दूसरा ऑफिसर है वो इस बंदे से इतना नाराज हुआ कि उसने पोटा के एक केस में इस इन्फॉर्मर को जबरन फंसाया और उसको उठा करके जेल में ठूंस दिया। 2 साल तक बेचारा जो है वो पोटा के केस में और जेल की सलाखों के पीछे सड़ा। और इस घटनाक्रम के कारण जो है उसका पूरा जो नेटवर्क है और वो सब चीजें हैं वो तबाह हो गई और वो बंदा जो है वो बहुत बुरी तरीके से इस पूरी घटनाक्रम से आहत हुआ और उसने फिर जो है ये पेशा ही एक तरह से छोड़ दिया। और इनकी आपसी लड़ाई में जो है नुकसान किसका हुआ, समाज का, देश का और जनता का हुआ। ऐसे ऐसे बहुत सारे किस्से कहानियां हैं। जैसे एक बहुत अच्छा टेररिज्म से रिलेटेड इंफॉर्मेंट हुआ करता था और उसने बहुत बड़े बड़े केसेस जो हैं वो सॉल्व करवाए थे पुलिस के लिए। बाज दफा ये हुआ कि
उसको जो है वो टेररिस्ट मान करके और एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया। ओह, और बिना इनसे पूछे, बिना पुलिस ऑफिशियल से बात किए हुए, और वो आपस की जो इनकी लड़ाई थी उसको दरकिनार करते हुए, उसकी आइडेंटिटी जो है रिवील करते हुए, और पूरी प्रेस में उसके फोटो और तमाम जानकारियां जो हैं वो लीक कर दी गई, और वो बंदा जो है वो ओपनली जो है टेररिस्ट के रूप में एक टैग हो गया, और उसकी उसकी भी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। जेल की सलाखों के पीछे उसकी जिंदगी गुजरने लगी। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जिसके कारण देश को बड़ा नुकसान हुआ है। ये तो दो घटनाएं मैंने मुंबई की बताई। दिल्ली का केस तो इससे भी ज्यादा खराब है, और उससे ज्यादा कहूं तो फनी भी है। दिल्ली में हुआ ऐसा था कि अचानक एक दिन जो है स्पेशल सेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दो लोगों को एक्सपोज किया कि हमने एक टेररिस्ट मॉड्यूल जो है जम्मू कश्मीर का, इस्लामिक टेररिस्ट का हमने बस्ट किया है, जिसमें जो है एक रिक्शा चालक है और एक पुलिस ऑफिसर है, वो सब चीज कांस्टेबल है। तो इन लोगों को और इनके पास से 100-150 जो है सिम कार्ड बरामद हुए हैं, और ये करके और उन लोगों को सबको एक्सपोज कर दिया। वो बेसिकली जो दोनों लोग थे, जम्मू कश्मीर का वो हेड कांस्टेबल और ये ड्राइवर, ये लोग मिल करके और जो सिम कार्ड्स हैं फेक नामों से और फेक आइडेंटिटी से ऑब्टेन कर रहे थे दिल्ली के, और वो जो है पाकिस्तान में बैठे हुए लश्कर तैयबा में वो प्लांट करवा रहे थे। ओके। इतना खूबसूरत, इतना बढ़िया एक कावर्ट ऑपरेशन, इतना गोपनीय जो अभियान था, उसकी बैंड बजा के रख दी इन लोगों ने। बर्बाद कर दिया उस पूरे ऑपरेशन को दिल्ली पुलिस की मूर्खता ने। वो चीज जो है सूचनाएं उन तक जा पहुंची कि भाई ये तो साले पुलिस के मुखबिर थे, है ना, या जो भी कुछ है, और वो ऑपरेशन वहीं पे ठप हो गया। बाद में जम्मू कश्मीर पुलिस इन लोगों के डांट फटकार करती रह गई, आपस में ये लोग लड़ते झगड़ते रह गए। होना क्या था, उन दोनों की जिंदगी खराब हो गई। मजेदार बात यह है कि उन्हीं में से जो सिम कार्ड पहुंच चुके थे, उसी में से 5 सिम कार्ड 26/11 में जो हमला हुआ था 2008 में मुंबई पर, उसमें उन्हीं में से 5 सिम कार्ड इस्तेमाल हुए। जो 42 सिम कार्ड उनके पास चले गए थे, उन 42 सिम कार्ड की पूरी सूची हमारे पास में मौजूद थी, और जब हमने उस सूची के हिसाब से उसको मैच करके देखा तो उसमें से ये 5 सिम कार्ड हमें मिले थे। आप सोच सकते हैं कि यदि यही सूची पहले से इनके पास में होती और उनके जो मूवमेंट है उसके बारे में जानकारी मिल गई होती, तो ये जो है 26/11 की घटना भी रोकी जा सकती थी। इतनी मूर्खतापूर्ण और इतनी गजब की मतलब गलतियां जो है हमारे देश की पुलिस और हमारे देश का सिस्टम ये जो है करता है, लॉ एंड ऑर्डर जिनको कि मेंटेन करना है वो लोग करते हैं, ये देख करके बड़ी तकलीफ होती है। और इसमें उस बेचारे मुखबिर की क्या गलती थी? कम से कम उनकी बात तो सुनी जाती, कम से कम वो जिन लोगों के नाम ले रहे हैं, जिन अफसरों के बारे में बता रहे हैं, उनसे क्रॉस वेरीफाई तो किया जाता कि भाई ये वाकई आपके डिपार्टमेंट के लोग हैं कि नहीं है, क्या ये वाकई आपके यहाँ का मुखबिर है कि नहीं है। बहुत ही अफसोसनाक चीज है। एक सवाल आता है मन में कि जैसे पुलिस के इन्फॉर्मर्स होते हैं, तो क्या अंडरवर्ल्ड गैंग के आपस में इन्फॉर्मर्स होते होंगे? और है तो फिर फर्क क्या है? पैसे लेकर तो ये भी काम करते हैं। हाँ, होते हैं, लेकिन फर्क वही होता है कि आप किस तरफ हैं, है ना। आप नदी के उत्तरी किनारे पे हैं या दक्षिणी किनारे पे हैं। उसी तरीके से आप समाज के किस हिस्से में खड़े हैं। आप एजेंसीज के साथ में हैं तो आप ऑफिशियली समाज के उस हिस्से में खड़े हैं, उस जगह पर आप खड़े हुए हैं जहां आप देश को, समाज को, जनता को मदद कर रहे हैं। यदि आप क्रिमिनल्स के साथ खड़े हैं तो आप देश, समाज और जनता के खिलाफ खड़े हुए हैं। तो एक मुखालफत का सिलसिला है और एक साथ देने का सिलसिला है, ये दोनों का फर्क है। जो अंडरवर्ल्ड का या क्रिमिनल गैंग्स का इन्फॉर्मेंट है, तस्करों का इन्फॉर्मेंट है, वो जो है जो एक्टिविटी करता है उससे खून खराबा होता है, उससे इन्फॉर्मेंट्स मारे जाते हैं। बाज दफा पुलिस ऑफिसर और कस्टम ऑफिशियल्स की भी जाने गई हैं, क्योंकि उन लोगों ने इनकी सूचना निकाल करके अपने गैंग को दी, उसके हिसाब से प्लानिंग बनी और कांड हुए। दूसरी तरफ इन्फॉर्मेंट जो है वो अंडरवर्ल्ड के, उनका काम होता है लोगों के बारे में सूचनाएं इकट्ठा करना, अंडरवर्ल्ड को देना और फिर उसके हिसाब से हफ्ता वसूली होना। अब जैसे मुंबई पुलिस ने एक इन्फॉर्मर को गिरफ्तार किया था जिसका नाम है रवि पंजाबी। वो मुंबई का जो फिल्म उद्योग है, हिंदी फिल्में जहां बनती हैं इतनी सारी,
साल की 500 550, ये बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है। यहाँ पर वो रवि पंजाबी जो है वो खुद एक प्रोड्यूसर बन करके ऑपरेट करता था, और बाकी जो बड़े प्रोड्यूसर हैं, फिल्म एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, उनकी इंफॉर्मेशन निकाल करके वो रवि पुजारी को देता था, और रवि पुजारी उसके आधार पे इन लोगों से हफ्ता वसूली करता था। जितनी हफ्ता वसूली होती थी उसका एक सर्टन परसेंटेज, जो मेरी जानकारी है उसके हिसाब से लगभग 20% जो है वो रवि पंजाबी को मिला करता था। और लंबे समय तक जो है उसने ये इस तरह के ऑपरेशंस किए, और उसकी बदौलत उसके कारण ही जो है बहुत सारे लोगों को फिल्म इंडस्ट्री में तकलीफें झेलनी पड़ी। ये बात अलग है कि एक वक्त ऐसा आया कि उसका भी राज खुला और उसको गिरफ्तार करके और पुलिस ने जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। तो ऐसे बहुत सारे लोग रहे हैं। उनमें रमेश शर्मा उर्फ गूंगा का नाम भी आता है। उसको तो मुंबई पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है उसकी टीम उसकी एक फिल्म के प्रीमियर शो पर ही उठाने के लिए जा पहुंची थी, और वो स्टेज से कूद काद करके बचता हुआ भागा था। तो इस तरह की घटनाएं भी हुई हैं। तो ऐसा कभी हुआ है कि कोई मुखबिर ने कभी किसी पुलिस वाले को या पुलिस टीम को या जो एजेंसीज है उनको बेवकूफ बनाया हो या ठगा हो किसी बात पर? अरे वो तो बहुत है ऐसे कहानी किस्से भी। अच्छा। और उसमें तो सलीम महाराज का नाम नंबर 1 पे आता है। ओके। सलीम महाराज तो इतना बड़ा खिलाड़ी था। अभी तो वो फिलहाल जेल में है, दाऊद गैंग के कुछ लोगों को हेल्प करने और उन सब चीजों के कारण मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने करीब साल 2 साल पहले उसको गिरफ्तार किया, और मकोका के तहत अब वो जेल में सलाखों के पीछे है। लेकिन उसके नाम से ही कस्टम ऑफिसर्स जो हैं वो बड़ा डरा करते थे, क्योंकि वो एक उसने बड़ा शरारत भरा जो है वो कांड करना शुरू कर दिया था। वो क्या करता था कि जो ये कस्टम ऑफिशियल्स हैं उनको टिप देता था कि सर फलानी फ्लाइट में फलानी जो टिकट नंबर है या फलाने जैसा दिखता है, या ये फोटो देखो ये आदमी जो है ये 5 बिस्किट लेके आ रहा है, सोने के बिस्किट, या इतनी इतनी क्वांटिटी में गोल्ड लेकर के आ रहा है। पूरा का पूरा सिस्टम लग जाता था उस फ्लाइट के ऊपर इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उस पर निगरानी रखने के लिए, और लग जाते थे कि अरे साला अब तो ये अपने को आज पकड़ा जाएगा। बंदा पकड़ भी लेते थे। अब 5 बिस्किट या 10 बिस्किट 20 बिस्किट का क्या मतलब हुआ, लेकिन पीछे से जो है वो 5 किलो निकल जाता था। ओके। क्योंकि सारी फोकस तो उस एक्स पर्सन के ऊपर है। पीछे से ABCD 4 लोग जो है वो 2-2 1-1 किलो सोना लेकर के निकल गए। और ये सब हरकतें सलीम महाराज ने बहुत की करवाई। ऐसा जो है जानकारी मुझे कस्टम्स के कुछ ऑफिशियल्स ने दी, जिनके साथ में मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। उनमें से 1-2 अब रिटायर भी हो चुके हैं, 1-2 अभी भी हैं पोजीशन पे। तो ऐसी भी घटनाएं हुई हैं। तो पुलिस वालों ने इन लोगों को जब पैसे वैसे देने बंद कर दिए थे और अच्छी तरीके से उन्हें ट्रीट नहीं कर रहे थे, तो उस वक्त में बहुत सारे इन्फॉर्मर्स ने इनको बेवकूफ बनाना भी शुरू किया कि साहब फलाना आदमी आ रहा है या हथियार आ रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा पैसा चाहिए, ये चाहिए। 5-10 हजार रुपए लेके जाते थे, उसके बाद गुल हो जाते थे और काम नहीं करते थे। कुछ अरसे बाद में तो ऐसी स्थिति आई, यानी आप समझिए कि 90 का दशक निकल गया, 2000 का दशक जब शुरू हुआ था तो उसके शुरुआती दौर में ये लोग पत्रकारों से भी पैसे मांगने लगे, और काम करने के नाम के ऊपर 500,000 2,000 रुपए लेकर के जाते, उस दिन की अपनी उजरत कमाई करके और निकल लेते थे। 15 दिन 30 दिन के लिए फोन बंद कर देते थे या ब्लॉक पे डाल देते थे जर्नलिस्ट का, और फिर उनके संपर्क में ही नहीं आते थे। लेकिन जब पैसे की जरूरत होती थी फिर उनको फोन करके पहुंच जाते थे। पिछले कुछ वर्षों से सुनने में आया है कि ये जो मुखबिरों का नेटवर्क है ये काफी कमजोर पड़ गया है या टूट चुका है मुंबई पुलिस के लिए। इसकी क्या वजह होगी? लालच, पुलिस अफसरों का लालच, अफसरों का लालच। हाँ, क्योंकि वो लोग काम तो करना चाहते हैं, पैसे नहीं देना चाहते। अब अगर आप काम करवाओगे किसी बंदे से और वो पूरा दिन रात मेहनत करके काम करेगा, एक खतरा उठाएगा, गाड़ियों में दौड़ भाग करेगा, खाना खाएगा, दारू पिएगा, पिलाएगा, वो सब करेगा, उसके लिए खर्चा लगता है। और जब ये लोग काम कर लेते हैं उसके बाद में उनको जो आपका एक विशेष फंड होता है, उस फंड में से आपको जरूरत होती है कि उस को पैसे दें, इनको पाला जाए मुखबिर को। हाँ, मुखबिर को पालने का मतलब यही हुआ कि उसको पैसे देने हैं आपको।
तो आप सही सही शब्द तो ये है कि उन्हें उनके काम की मेहनत का जो है वो पारिश्रमिक मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं देते। और यहां तक भी हरकतें शुरू हो गई कि पुलिस वाले जो हैं इनकी दी हुई इंफॉर्मेशन के ऊपर रेड करते हैं, लोगों को पकड़ते हैं या केस जो है सॉल्व करते हैं, लेकिन अपराधियों को और इन लोगों को पैसे लेकर के छोड़ भी देते हैं। कच्ची शराब का ठेके हैं, नकली शराब के काम हैं, तस्करी है सोने की या और अन्य चीजों की, या फेक करेंसी के मामले हैं। उन लोगों से ये लोग पैसे ले लेते हैं और उसके बाद में उन लोगों को छोड़ देते हैं। अब साहब, अगर आपने 25-50 लाख रुपए की टीआर की है, टीआर जो है वो मुंबई पुलिस में और अंडरवर्ल्ड में कहते हैं तोड़ पानी के लिए, यानी कि काम हो जाने पर रिश्वत लेने के लिए, तो वो टीआर कर लेते हैं। अब ये जो टीआर है, आपने 25-50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ की है, तो उस बंदे को भी पैसे दो, उसको बुला करके 2-5 हजार रुपए देके भगा देंगे। तो इसके कारण क्या हुआ है कि बहुत सारे जो सीनियर इन्फॉर्मेंट्स थे उन्होंने काम करना बंद कर दिया और पुलिस को हेल्प करनी बंद कर दी कि जान जोखिम में अपनी डालो और फायदा इनको मिले। उसका क्या मतलब हुआ? और दूसरा ये हुआ कि नई पौध आई नहीं। उन्होंने अपने बच्चों को भी इस कारोबार से, धंधे से दूर रखा कि दिन भर एक गलीज जिंदगी जियो, कीड़ों की तरह से बिलबिलाते हुए गंदे जगहों के ऊपर रहो, खाओ पियो और बुरी तरीके की जिंदगी जियो। और इन लोगों को फायदा पुलिस वाले उठा करके निकल जाते हैं, मेडल वो लोग लेते हैं, शाबाशी साहब की वो लेते हैं, उनको हर तरह के इनामात जो हैं वो उन्हें मिलते हैं। हमें क्या हासिल होता है बदले में? कुछ नहीं। तो उनने काम करना छोड़ दिया, नई पीढ़ी आई नहीं। अब क्या होगा? तो धीरे 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 जो है वो इन्फॉर्मेंट्स का नेटवर्क जो है वो छींचता चला गया, टूटता चला गया, खत्म होता चला गया। और इसी के कारण जो है आज मुंबई पुलिस का अगर आप केसेस क्रैक करने का रिकॉर्ड देखने जाएंगे तो वो बहुत कम हो गया है। केसेस सॉल्व अब उस लेवल पे, उस तेजी से नहीं हो पाते हैं जिस तेजी से पहले होते थे। जिस तेजी के साथ में लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन और सूचनाएं पहले मिल जाती थी, अब उतनी अच्छी नहीं मिलती हैं। उसका क्या कर सकते हैं? तो ये मुखबिरों को वो पैसे कैसे दिए जाते हैं? इनका तो कोई ऑफिशियल सिस्टम होगा नहीं है? अच्छा, बिल्कुल है। जितनी भी एजेंसीज हैं देश में जो कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए काम कर रही हैं, इंटेलिजेंस का काम कर रही हैं या तस्करी रोकने का काम कर रही हैं, उनके सबके पास में एक सीक्रेट फंड होता है। और ये सीक्रेट फंड जो है वहां का जो टीम हेड होता है, जैसे आपको टीम हेड के रूप में बताऊं तो मुंबई पुलिस के कमिश्नर वो टीम हेड हो गए, या डीजी हैं या डीसीपी हैं या जो भी सीनियर ऑफिसर होते हैं, उनके पास में अपने अपने टीयर के हिसाब से खर्च करने के लिए उनका अपना एक सीक्रेट फंड होता है। उस सीक्रेट फंड के बारे में एक सिंपल सा रूल होता है कि उन्हें उस सीक्रेट फंड की सिर्फ इंफॉर्मेशन एक कागज पे लिखनी है और अपने सीनियर ऑफिसर के सामने पेश कर देना है कि सर ये इतना पैसा इस काम में इस आदमी को दिया। सीनियर ऑफिसर अगर चाहे तो उस पर 2 सवाल पूछेगा, नहीं चाहे तो वो कागज को उठाएगा और सीधे अपने श्रेडर में डाल देगा और वो खत्म कर दिया जाएगा। ये मामला इस तरीके से चलता है। इसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड कभी नहीं रखा जाता। और ये रकम जो है, आप ये मत मानिए कि वो 25-50 लाख होती है, ये करोड़ों में होती है। इसका जो एक बड़ा हिस्सा है वो हमारे ऑफिशियल्स खा जाते हैं। ये एक सबसे बड़ी शिकायत जो है इन्फॉर्मर की हमेशा होती है। मुझे बाज दफा कई इन्फॉर्मर्स ने इस बारे में बताया है या अपना दुख प्रकट किया है कि सर इनके पास इतना पैसा होता है लेकिन ये लोग हमें पैसे नहीं देते। और कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ इन्फॉर्मर्स के लिए मुझे इंटरवीन करना पड़ा, मुझे कुछ ऑफिसर्स को फोन करके कहना भी पड़ा कि जनाब इन्होंने इतना अच्छा काम किया है तो कम से कम इन्हें सीक्रेट फंड से कुछ पैसे दिलवाए जाएं। तो फिर जाकर के उन्हें कुछ पैसे दिए। इस मामले में मैं तारीफ करूंगा मुंबई पुलिस के एक ऑफिसर की जिसका नाम है डी शिवानंदन। जब वो ज्वाइंट सीपी क्राइम थे और जब वो खुद कमिश्नर बन गए थे, उन्होंने अपने इन्फॉर्मेंट्स को और अपने पुलिस ऑफिशियल्स को ऐसा पैसा बांटा है सीक्रेट फंड में से। और उनका एक खास स्टाइल था, अपनी टेबल के ऊपर वो ऐसे सामने 2 करोड़ रुपए रख लेते थे और जिसका जितना रिवॉर्ड होता था तो ऐसे एट अ टाइम 20-30 पुलिस ऑफिसर्स को बुला लेते थे और उनको उतना उतना रिवॉर्ड जो है सबके बीच में दिया करते थे। तो इससे दूसरे लोगों को भी लगता था कि अरे यार वो तो 2 लाख ले गया, अरे यार वो तो 5 लाख ले गया। पहले जो है एक कट्टा या एक वेपन बरामद करने के लिए 500 रुपए रिवॉर्ड था। इस रिवॉर्ड को जो है वो उन्होंने बढ़ा करके हजारों में कर दिया। जिसके कारण ये हुआ कि मतलब सैकड़ों की तादाद में जो है हथियार बरामद होने शुरू हो गए। तो ये जो चीज है ना, ये ईमानदारी से आती है।
ये काम करवाने के लिए आपके अंदर कितनी जिजीविषा है, उस चीज से इस तरह की चीजें होती हैं। ओह! आप जब रिवॉर्ड बांटते हैं, जब आप इन्फॉर्मेंट्स को पैसा देते हैं, हुँ, तो हुँ, वो भी खुश होकर के आपके लिए बेहतर सर्विसेज देते हैं। हुँ, ये जो चीज है, ये डी शिवानंदन ने बहुत अच्छे तरीके से क्रैक कर ली थी। इस मामले में एक और ऑफिसर है जो बहुत ही जिनको परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने वक्त में काफी अच्छे काम किए। वो हैं रिटायर्ड हो चुके हैं, वो सहायक पुलिस आयुक्त यानी एसीपी की पोस्ट से वसंत ढोबले। ओके। उनका भी काफी नाम लिया जाता है। उनके भी जो इन्फॉर्मर्स हैं वो हमेशा उनसे बहुत खुश रहे, क्योंकि उन्होंने खूब पैसे उन लोगों को अच्छे तरीके से बांटे थे। आपने ये कहा कि हर पुलिस ऑफिशियल का एक अपना इन्फॉर्मर होता है या कुछ खास इन्फॉर्मर होते हैं। तो ऐसे कभी हुआ है कि ये इन्फॉर्मर ने उस नज़दीकी का फ़ायदा उठाकर कुछ उल्टी-सीधी हरकतें की हो या कुछ अनैतिक काम किए हों? हाँ, होता है। ये सब चीजें तो बड़ी कॉमन है ना। सी, एक चीज अंग्रेजी में एक कहावत है ना कि एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। करप्ट्स एब्सोल्युटली। तो वैसी ही चीज होती है कि पुलिस ऑफिशियल हैं, उनके साथ काम करते करते उन्हें ही लगने लगता है कि वो पुलिस ऑफिसर हैं, ओके। पावरफुल हैं, किसी के साथ भी कुछ कर सकते हैं। अब एक बहुत ही प्रसिद्ध जो है वो, या कुख्यात कह लीजिए, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं। तो ओके। उनके पास में अपने कुछ इन्फॉर्मेंट्स की पूरी टीम थी। उसमें से 2 जो हैं उनके बड़े मुंह लगे थे। ओके। उसमें से एक बंदा जो है उनको तमाम अंडरवर्ल्ड के लोगों की इंफॉर्मेशन देना और उनके बारे में जानकारी जुटा करके और वो करवाना करता था। और साथ ही साथ में वो तो ये तक करता था कि जब ये लोग एनकाउंटर के लिए उस बंदे को लेके जाते थे, तो वो भी उसके बॉडी के ऊपर जो है वो गोलियां चलाता था, ओह! सामने वाला जो क्रिमिनल है। और उसको बड़ा मजा आता था ये सब चीजें करने में। उनका जो दूसरा बंदा था, उसका काम जो है वो मनी कलेक्शन एंड मनी मैनेजमेंट का था। हुँ, तो हुँ। वो सारा हवाला का काम, मनी लॉन्ड्रिंग का काम, ये वो सब चीजें वो देखता था। ओके। लोगों को, खबरियों को, बाकी लोगों को जो पैसे लेने देने हैं, उसकी टीम के जो लोग जितने भी हैं, हुँ, हवलदार हैं या सब इंस्पेक्टर हैं या कांस्टेबल्स हैं, उन लोगों को भी पैसे लेने देने का काम ये खबरी किया करता था। तो अच्छा। ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो अपने अपने वक्त में चीजें हुई हैं, जिससे कि लोगों को पता चला है कि हाँ, ये मुखबिर जरूर है, लेकिन ये साहब का इतना नजदीकी है या पुलिस ऑफिसर का इतना करीबी है कि उसके खिलाफ अगर हमने कुछ किया तो ये हमारा बड़ा अहित करवा सकता है। हुँ, हुँ। और इसका फायदा उठा करके ये लोग खुद भी स्मगलिंग एक्टिविटीज में फायदा वो किया करते थे। कई बार तो इन लोगों ने जो है वो हफ्ता वसूली तक की है, हुँ, हुँ। इन्फॉर्मेंट्स जो हैं। और ये जितने भी आपके डांस बार हुआ करते थे या जो शराब खाने हुआ करते थे, उनमें जा करके ये लोग जो है मुफ्त के खाना पीना, शराबें पीना करना, यहाँ तक कि लड़कियों को भी मुफ्त में इस्तेमाल करने तक जैसी ओह! हरकतें इन्होंने की हैं। अच्छा। ये एक स्याह पक्ष है। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, है ना? एक दिन और रात 2 अलग-अलग पक्ष होते हैं। हुँ, हुँ। तो उसी तरीके से अच्छे इन्फॉर्मर और बुरे इन्फॉर्मर भी होते हैं। तो बुरे इन्फॉर्मर्स को भूल करके हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना चाहिए, हमें दृष्टिपात करना चाहिए उन्हीं इन्फॉर्मर्स की तरफ जो इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस समाज और इस दुनिया के लिए अच्छाई करते हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं। और हमें उन लोगों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज, मैं सारी दुनिया से, पूरी कायनात से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि इन्फॉर्मर्स को हे नजरों से, गलत दृष्टि से कभी ना देखें। वो इस समाज का ऐसा हिस्सा है जो अपनी जान जोखिम में डाल करके हमारे लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। तो कृपया उनका सम्मान करें, उनके साथ बहुत ही अच्छे तरीके से पेश आएं और उन्हें अपने समकक्ष मान करके उन्हें अपने साथ बैठाएं, उठाएं और उनके साथ में मित्रवत व्यवहार जरूर करें। आज के एपिसोड में इतना ही। 5E मीडिया आपके लिए लगातार ऐसे ही और नए नए विषय लेकर आता रहेगा। मैं विवेक अग्रवाल और मेरे मित्र असलम शेख, हम दोनों इस तरह के कई विषयों के ऊपर आपके लिए चर्चा करते रहेंगे और आप तक ये सब पहुंचाते रहेंगे। यदि आपको ये विषय और हमारी जानकारियां अच्छी लग रही हैं, हमारी इस बातचीत में आपको आनंद मिल रहा है, मजा आ रहा है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ, कमेंट्स करना मत भूलिए। और ये भी बताना मत भूलिए कि आपको किन विषयों के ऊपर जानने की उत्सुकता है, या आप जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। आप वो विषय भी हमें जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। हम निश्चित तौर पर कोशिश करेंगे कि आपको नए नए विषयों की जानकारी देते रहें या आपके मनचाहे विषयों के बारे में भी हम बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।